नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और प्रयोगशाला परिचारक की जो बायो की सीरीज चल रही है, आज उसमें हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान सा चैप्टर होता है, इससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस एकदम हायर लेवल के बनने की पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। सामान्यतः इसे क्वेश्चन वन लाइनर सिंगल आपको देखने को मिलते हैं, और अगर चेंज हो भी रहा सिनेरियो तो इसमें से 2-4 चीज़ों को मिला कर ही पूछा जाएगा। कैसे वो क्वेश्चंस बनते जाएंगे वो भी मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आप प्रयोगशाला परिचारक की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर पाओ तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, वो भी आप परचेस कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स का क्वारी ये था कि सर जो पुराने टेस्ट सीरीज है क्या नए फिर से आएंगे? पुराने टेस्ट सीरीज आप लगाते रहिए, सेम वही पैटर्न ही रहेगा। पैटर्न तो चेंज हुआ नहीं है, कुछ भी ऐसा जानकारी है नहीं अभी। जो पैटर्न पुराना आपका दिया है सिलेबस का, वही अभी भी रहेगा। रही बात इसके व्यापम में कब से आवेदन करने की समय आएगी, तो आपने जो पुराना एप्लीकेशन भरा था ना, वही एप्लीकेशन ही रहेगा, केवल उसका नंबर आपको अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कुछ समय पहले आधार कार्ड को आप बायोमेट्रिक करा रहे थे ना, सेम वैसा ही कुछ प्रोसेस रहेगा। एप्लीकेशन नंबर डालो, आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर फिर से ओपन हो जाएगा, तो ज़्यादा इसकी परेशानी नहीं रहेगी। कुछ समय बाद ये आपको देखने को मिलेगा। कब मिलेगा ये अभी मैं कह नहीं सकता, लेकिन जैसा आर्टिकल छपा था कि नवंबर में एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि मिड अक्टूबर तक शायद ये चालू हो जाए। चलिए अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देता हूँ। ये आपके जैसे नाक की 2 छेद होते हैं, उसके माध्यम से आप सांस लेते हो, जहां पर ये एक जगह पर जाकर मिलता है, जिसको हम लोग नसल कैविटी बोलते हैं, नासा कपाट बोलते हैं। ये नासा छिद्र होते हैं, ठीक है। यही आगे चल के आपके फेरिंक्स ग्रसनी में मिलता है, और ग्रसनी से मिलने के बाद ये आगे जो ग्रसनी होता है 2 पार्ट में बटा होता है। ये आपका इधर वाला जो भाग होता है, ये क्या होता है? ये कहलाता है आपका आहार नाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल रहता है, वो रहता है ग्रास नली कहलाती है, ठीक। और ये वाला पार्ट रहता है वो आपकी श्वास नली कहलाती है, जो आपके फेफड़ों पर जाकर मिलता है, और ये आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जो रहता है वो ब्रोंकियोल्स में टूटता है छोटे छोटे, और इसमें क्या बन जाएंगे आपकी, और इसमें ऐसे छोटे छोटे पाइप्स निकल के बनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स डेवलपमेंट करेंगे, और ब्रोंकियोल्स का सबसे लास्ट सिरा एक ऐसे बलून नुमा या फिर बोल सकते हो कि गोल गोल एक चैम्बर के नुमा में ये कन्वर्ट हो जाता है, जिसको वायु प्रकोष्ठ बोलते हैं, और इसी को हम लोग ऑल्वेओली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्वेओली। यहीं पर आपका जो भी सांस के द्वारा आया हुआ ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन में मिलता है, और बाकी आपके सारे अंगों तक पहुंचता है। यहाँ नीचे पर एक डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम जब सांस लेते हो तो दब जाता है, और जब सांस छोड़ते हो तो वापस फूल जाता है। मतलब जब सांस लोगे, श्वसन की प्रक्रिया शुरू होगी, तब ये सिकुड़ जाती है, और जैसे ही सांस छोड़ते हो तो वापस ये शिथिल हो जाती है, फूल जाती है। तो ये सारा चीज रहेगा, और उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब पहला प्रश्न क्या बोलता है? वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन, वायवीय, व्हाट इज एरोबिक रिस्पिरेशन? तो एरोबिक वर्ड आया ना, तो एयर आ रहा है, एयर आ रहा है मतलब ऑक्सीजन होगा। तो जो ऑक्सी श्वसन होता है वही आपका एरोबिक श्वसन कहलाता है। तो आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन नहीं, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी बोल रहा हूं, तो बिना तो नहीं हो सकती, इसके साथ होगी, तो पहला तो गलत हो गया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होती है, हाँ बिल्कुल होती है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन ही आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन या फिर वायवीय श्वसन कहलाता है, ठीक है। त्वचा के माध्यम से श्वसन हम नहीं करते, ये किसमें होता है? केंचुओं में होता है, ठीक है। गलफड़ों के माध्यम से श्वसन किसमें होता है? गलफड़ों के माध्यम से आपके मछलियों में होता है, तो ये दोनों हमारे अंदर नहीं पाए जाते। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कौन सी श्वसन कहते हैं? व्हेन रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। तो कौन सा रेस्पिरेशन बोलेंगे इसको? जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तो
तो ये जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है उसको हम लोग अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति थी तो उसको बोले थे ऑक्सी श्वसन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन। जब अनुपस्थिति रहेगी तो अनऑक्सी श्वसन या फिर इसको बोलते हैं हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखो क्या दिया है, परिसंरचनात्मक, सर्कुलेटरी नहीं, अवायवीय, हाँ ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं, मैंने बोला एनऑक्सी, एनऑक्सी रेस्पिरेशन भी इसी को बोलते हैं। अब दोनों में समझ लो, यहीं पर ही बता देता हूं। जो आपका ऑक्सी श्वसन होता है ना, इसमें आपका एनर्जी रिलीज होता है, इसमें एनर्जी न के बराबर होता है एनऑक्सी में, एनऑक्सी में, या फिर इसी को एरोबिक बोलोगे, एरोबिक, इसको क्या बोलोगे एनएरोबिक, सॉरी उल्टा लिख दिया, नहीं ठीक लिखा हूं, ये एनएरोबिक, ये एनऑक्सी, ये एरोबिक और ऑक्सी। इसमें आपका 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है या 673 किलो कैलोरी, इसमें केवल 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है, याद रखना एनऑक्सी में। तो ये पूछ सकता है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, दे देगा ऐसा कौन सा श्वसन है, मतलब अवायवीय श्वसन या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताइए। पहला कथन दे दिया, आपको स्टेटमेंट दे देगा कि इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। 4 अलग अलग स्टेटमेंट दे, पूछेगा कौन सा गलत है, 1 और 2, 2 और 1, 1 और 3, ऐसे टाइप का देगा, तो आप उससे आंसर ले पाओगे। तो बहुत कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है ना, इसलिए इसमें उत्सर्जन कम मात्रा में लिया जाता है एनर्जी का, याद रखना। ऑप्शन 3, ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग होता है? जो श्वास नली आप बोल रहे थे ना, वही ट्रैकिया कहलाता है। जो श्वास नली मैंने बताया वही आपका ट्रैकिया कहलाता है। ऐसी जो लंबी नली गई हुई थी, इसमें क्या होता है, ये सी आकार के कार्टिलेज के अंतर्गत सुरक्षित रहता है। ये हमारा जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये कार्टिलेज जो उपास्थि रहती है उसके मध्य में स्थित रहता है, उसी को हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। ये किस तंत्र का भाग है भैया? हृदय तंत्र का, श्वसन तंत्र का, उत्सर्जन का कि पाचन का? तो ये श्वसन तंत्र का भाग होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग होता है आपका ट्रैकिया। और ट्रैकिया के अंतर्गत ही आपके बलगम की कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या होती है? बलगम की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉबलेट कोशिका कहते हैं, गॉबलेट। तो जैसे ही आपके सांस लेने के दौरान ज्यादा मात्रा में अगर धूल डस्ट या जीवाणु अंदर जा रहे हैं ना, तो उनको वो जमा कर देता है, उसमें चिपका देता है और फिर आपके नाक के माध्यम से उसको बाहर कर देता है। तो गॉबलेट कोशिका याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स होंगे या हमारा जो कोर्स परचेस किया, अगर ये वाला पॉइंट नहीं था तो उसमें लिख लेना गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल इसके अंतर्गत पाया जाता है, बलगम का निर्माण करता है। आपके नाकों में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं जो डस्ट को रोकने का काम करते हैं। नासा कपाट जो मैंने बताया, नेसल कैविटी, उसके बीच में भी क्या होता है, आपके म्यूकस पाई जाती है। तो म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होता है जो नाक से बहता है, तो डस्ट को, जीवाणुओं को रोक कर रखता है और बाहर की ओर कर देता है। ठीक है। और बचपन के टाइम में वही आप क्या करते थे, जो भी करते थे ध्यान में रखना। साउंड जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन, वायु कोश का क्या कार्य होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वेओली? तो एल्वेओली का क्या काम है भैया? वायु कोश मैंने बताया, अभी क्या करेगा वो, ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन को दे देगा। तो भोजन के अवशोषण में सहायक होता है क्या? नहीं होता। रक्त को शुद्ध करता क्या? नहीं करता। या तो लीवर शुद्ध करेगा या तो किडनी करेगा, और कोई काम नहीं होता। उसके अलावा और कोई रक्त को शुद्ध नहीं करता। भोजन को पचाने में मदद करता क्या? नहीं। तो ये 3 तो नहीं थे, ऑप्शन 4 ऐसे ही आपका आंसर हो जाएगा। गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान का सतह प्रदान करता है। तो मैंने बताया था ना, ऐसे आपका ये फेफड़ा बनाया हुआ था इस टाइप का। ये श्वास नली आई थी आपकी ट्रैकिया, ट्रैकिया 2 भाग में बढ़ गई थी, जिसको हम लोग बोलते थे ब्रोंकियाई। ब्रोंकियाई छोटे छोटे और पार्ट्स में बढ़ रहे थे, जिसको क्या बोलते थे, ब्रोंकियोल्स बोले थे। क्या बोले थे? ब्रोंकियोल्स बोले थे। इसी के लास्ट में ऐसे कुपिका पाई जाती है, वायु कोष्ठ बोला जाता है। यही क्या करता है, H2 को, सॉरी H2 बोलते O2 को देता है हीमोग्लोबिन को। तो एक आदान प्रदान का सतह प्रदान करता है, प्रोवाइडिंग अ सरफेस एट द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर है? तो एल्वेओली का फंक्शन समझ में आ गया। चलो अगला, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसी जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस रूप में टूट जाते हैं? मतलब इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ब्लैंक टू प्रोवाइड एनर्जी। एनर्जी देने के लिए किसमें टूटता भी है? ग्लूकोज। CAL में टूटता है, कैलोरी में टूटता है, ATP में टूटता है, NAC में टूटता है, PTA में टूटता है। तो ATP 38 ATP में टूटता है, 38 ATP। और ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम होता है, याद रखना। ATP का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको, क्या नाम होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
चलो अच्छा, कुछ जगह पर ना इसके नाम और मिलते हैं आपको, ऊर्जा मुद्रा बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? ऊर्जा मुद्रा, ध्यान में रख लेना। ऊर्जा मुद्रा भी बोलते हैं, मतलब एनर्जी टोकन या एनर्जी कॉइन्स बोले जाते हैं। एनर्जी कॉइन्स बोले, एनर्जी टोकन्स बोले, तो ये सब क्या होते हैं? आपके एटीपी के बारे में बोला जाता है, क्योंकि ये ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, यही एटीपी के फॉर्म में ट्रैवल होता है एनर्जी। तो एटीपी के फॉर्म में टूटता है आपका कौन? ग्लूकोज। कब? रेस्पिरेशन के दौरान। ब्रीथिंग के दौरान नहीं टूटता, रेस्पिरेशन में टूटता है, और ब्रीथिंग के अंदर ही रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है छठवां, ग्लूकोज के अणु किसमें टूटते हैं? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इन, तो किसमें टूटेगा ये? तो भैया ग्लूकोज ऐसे टूटता है, C6H12O6 प्लस 6O2, ये जब तोड़ते हो तो निकलता है आपका 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP, ये प्राप्त होता है टोटल। ऑप्शन दिया, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा में टूटता है, पायरुविक एसिड में टूटता है, लैक्टिक एसिड में टूटता है, माइटोकांड्रिया। तो माइटोकांड्रिया में तो स्टोर होगा एनर्जी, जो टूटेगा वो, वहां ग्लूकोज का टूटना उठना नहीं है। साइटोप्लाज्मा के अंतर्गत ये घटना घटित होती है टूटने फूटने की, ठीक है। लेकिन यहां पर दो एसिड दिए हुए, लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड, जब आपका ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण होता था ना, एरोबिक और एनएरोबिक, तो एरोबिक के दौरान आपका ये होता है, ये एरोबिक है, ये वायवीय शोषण या फिर ऑक्सीशोषण में ये बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है। लेकिन जब अवायवीय शोषण होता है, अनऑक्सीशोषण होता है, तो उसमें आपका लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? सॉरी, लैक्टिक एसिड नहीं बनता, एल्कोहल बनता है, ये एल्कोहल बनता है। इसमें भी थोड़े मात्रा में CO2 बन जाएगा आपका, ठीक है। ये आप कर सकते हो, इसको 2 कर सकते हो, ये 3 कर सकते हो, इस टाइप का बनता है ये। और थोड़ा सा एनर्जी रिलीज होता है अनऑक्सीशोषण में, 2 ATP, इसमें 38 ATP। लेकिन जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की अभाव हो जाए ना, आप सांस लेना बंद कर दो, अनऑक्सी का मतलब क्या था? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मतलब कम रहेगा, कम मात्रा में रहेगा। अब ऑक्सीजन का अभाव ही हो गया, अभाव मतलब वो आ ही नहीं रहा शरीर में उपस्थित ही नहीं हो पा रहा है, तब अभाव मतलब कमी, कमी बोल सकते हैं, अनुपस्थित नहीं बोलेंगे, अनुपस्थित तो ये वाला हो जाएगा, उपस्थित ये वाला हो जाएगा, कमी बोल सकते हैं। जब अभाव हो जाए या कमी हो जाए, अभाव हो जाए या कमी हो जाए, ऑक्सीजन तो आ रहा है लेकिन कम मात्रा में आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं आता है, यहाँ पर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन आता है, इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में आता है, तब वो लैक्टिक एसिड में टूटता है। किसमें? लैक्टिक एसिड के रूप में टूटता है। क्या? यही जो आपका ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में टूटता है और आपके शरीर में जमा होकर मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न करता है। लैक्टिक एसिड, एक तो दूध पियोगे रात में और वो जम गया तो दर्द करता है, दूसरा जब आपके शरीर में ऑक्सीजन कम मात्रा में जा रहा है तो ग्लूकोज लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और दर्द करता है। तो जो बहुत लंबे दूरी तक दौड़ते हैं ना और सांस अच्छे से नहीं ले पाते, शुरू टाइम में दौड़ना शुरू करते हैं तो सांस ब्रीथिंग अच्छे से नहीं होता है, तो उस दौरान क्या होता है? लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है तो दर्द होता है। तो ये तो पूछा था सर ग्लूकोज के अणु को टूटने में, तो ये तो इस फॉर्म में टूटता है, इस फॉर्म में भी टूट रहा है, इस फॉर्म में, तीनों फॉर्म मैंने बता दिया टूटने का। लेकिन ना भाई, ये सब जब ऑक्सीजन होगा नहीं होगा उस कैटेगरी की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में जो ग्लूकोज है ना, ऑक्सीशोषण बोले, अनऑक्सीशोषण बोले या ऑक्सीजन के अभाव में बोले, कमी में बोले, किसी भी स्टेट में आने से पहले वो जो ग्लूकोज टूटता है वो होता है आपका पाइरुविक एसिड। क्या कहलाता है? पाइरुविक एसिड। तो ये सब इसीलिए बताया ताकि आपके मन में जो सारी चीज दुविधाएं आएंगी उससे पहले आप समझ जाओ, ठीक है। तो मैंने बता दिया, सबसे पहले जो ग्लूकोज होगा वो किस में टूटेगा? पाइरुविक एसिड में ही टूटेगा। और ये कहां पर टूटता है? तो साइटोप्लाज्मा के अंदर ही टूटता है। आपके सेल के अंतर्गत ग्लूकोज डिपॉजिट होता है। ग्लूकोज जो डिपॉजिट होता है वो ये तीनों प्रक्रियाएं शुरू होने से पहले ही लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने वाली, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में H2O में कन्वर्ट होने वाली जिसको ऑक्सीशोषण बोलते हैं, या फिर आपके अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट होने वाली जिसको अनऑक्सीशोषण बोलते हैं, उन सब से पहले ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पाइरुविक एसिड में। किसमें? पाइरुविक एसिड में। और ये सब प्रोसेस होता है आपके साइटोप्लाज्मा के अंदर। तो ग्लूकोज के अणु किसमें टूटते हैं? अगर ऑप्शन में पाइरुविक एसिड दिया है तो इसी में टूटता है सबसे पहले। देन ऑक्सीजन उपस्थित है तो CO2 H2O, नहीं है तो अल्कोहल और CO2, और अगर अभाव है, कमी हो रही है, तो लैक्टिक एसिड में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, 3 अलग अलग चीजें, ठीक। तो साइटोप्लाज्मा के अंतर्गत ग्लूकोज आपके पाइरुविक एसिड में टूट जाएगा और यही पाइरुविक एसिड फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर अलग अलग चीजों में टूटता है, जो 3 तरीके के मैंने बताए। अगला प्रश्न है, वायवीय श्वसन कब होता है? व्हेन डज एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस? कब होगा ये? कोशिका में ऊर्जा के उत्सर्जन के साथ भोजन के विघटन के दौरान। तो ऊर्जा उत्सर्जन के साथ भोजन के विघटन के दौरान होता है क्या?
ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना ग्लूकोज के विघटन के दौरान। तो उपयोग किए बिना थोड़ी ना होता, तो ऑप्शन बी तो पहले ही हट गया। ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो पहले ही हट गया। ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना भोजन के विघटन के दौरान, तो ऑक्सीजन का उपयोग तो होगा ही होगा। ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान, तो ये खाने का विघटन नहीं करता, ये किसका करता है? ग्लूकोज का विघटन करता है। ग्लूकोज का, कौन? ऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण जो होता है ग्लूकोज का विघटन करता है, ये ध्यान में रखना। अनऑक्सीशोषण में भी होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का उपयोग करके होता है, उसमें ऑक्सीजन के बिना होता है। तो ऑक्सीजन के बिना वाला जो था ना, ये आपके अवायवी में आता है। ये किस में आता है? अवायवी या फिर एनएरोबिक में आता है, और इसी को क्या बोलते हैं? एनऑक्सीशोषण। तो ये जब बोलता तो ये करेक्ट होता। हमको ऑक्सीशोषण या फिर एरोबिक में पूछा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। तो सर ये भोजन वाला क्यों गलत हुआ? ये इसलिए गलत हुआ कि भोजन का विघटन आपके पूरे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, ना कि रेस्पिरेशन में। अगला प्रश्न, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहां होता है? वेयर डज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट टेक प्लेस ड्यूरिंग एनर्जी प्रोडक्शन? अभी मैंने बताया था कहां होता है, ऑप्शन देख लो। न्यूक्लियस में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में होता है, कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया? तो आंसर क्या होगा आपका? साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा के अंतर्गत ग्लूकोज पहले पायरुवेट में टूटेगा, देन पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियम में 3 अलग अलग रूपों में टूट सकता है। अगर श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति आ रही है तो ऑक्सीश्वसन कहलाएगा, और CO2 H2O में टूटता है। ये बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि ये बार बार पूछे जाते वाले प्रश्न है। चाहे आप NTPC का एग्जाम दिलाओ, व्यापम में कोई एग्जाम दिलाओ, अगर नंबर वेटेज अच्छा है तो पूछने की पूरे पॉसिबिलिटी। SSC का एग्जाम दिलाओ, चाहे कोई भी एग्जाम दिलाओ, ये पूछने की पॉसिबिलिटीज रहती है, ये पूछा जाता है, इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ। अनऑक्सीश्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं रहता तो अल्कोहल में टूट जाता है, और ऑक्सीजन का जब अभाव है तो लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। तो पहले पायरुवेट में टूटता है, यहाँ साइटोप्लाज्मा में, ये जाएगा फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर 3 पार्ट में टूटेगा। अगला प्रश्न है, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः शोषण प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती, क्या कहलाती? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आफ्टर द मैक्सिमम इंस्पिरेटरी इफेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? अवशिष्ट आयतन मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम जिसको ज्वारीय आयतन बोलते हैं, फिर वाइटल वॉल्यूम प्राणाधार, या इसी को हम लोग जैव आयतन भी बोलते हैं प्राणाधार को, और फेफड़े का आयतन लंग वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम वर्ड दिया है ना, इसी की जगह कभी कभी कैपेसिटी वर्ड भी देता है, सेम चीज होता है, वॉल्यूम कैपेसिटी सेम है, रेसिडुअल कैपेसिटी बोल सकता है, कुछ भी। पहले ना इस चारों का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, फिर इसका आप सही आंसर खुद ही लगा पाओगे। जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है ना, अवशिष्ट आयतन, चलो पहले टाइडल वॉल्यूम से ही समझा देता हूं। हम अभी सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सामान्य रूप से ले रहे हैं, कोई प्राणायाम की स्थिति में नहीं है। प्राणायाम करते तो हम लोग एकदम डीप सांस लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, तो वो प्रोसेस अलग है। तो सामान्य रूप से जब आप सांस लेते हो और छोड़ते हो, तो उस दौरान जो सांस लेते हैं ना, सामान्य रूप से जो सांस लेते हैं, सांस लेना, वो आपका टाइडल वॉल्यूम कहलाता है, ज्वारीय आयतन, यही कहलाता है ना, ज्वारीय आयतन या फिर टाइडल वॉल्यूम कहलाएगा। ये होता है आपका 500 ml, कितना होता है? 500 ml के आसपास आप सामान्य रूप से सांस अंदर की ओर लेते हो, तो सामान्य रूप से सांस लिया गया वो टाइडल वॉल्यूम कहलाएगा, और ये फेफड़े में ही स्टोर होता है सारा चीज, लेकिन टाइडल वॉल्यूम नाम देते हैं। तो ज्वारीय आयतन सामान्य रूप से, हमको पूछा क्या सामान्य वाला था कि नहीं, अधिकतम मात्रा पूछा है। अधिकतम मतलब जोर लगाना पड़ेगा, आपको बल लगाना पड़ेगा, तो वो वाला तो नहीं था। अवशिष्ट आयतन क्या होता है? अब सांस ली हो तो छोड़ोगे भी। सांस जब आप एक्सपिरेशन में बाहर करते हो, 2 प्रकार के होते हैं ब्रीथिंग में, इंस्पिरेशन, ये है इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन जिसमें आप छोड़ोगे। तो छोड़ने के बाद भी ना आपके फेफड़ों में कुछ मात्रा में सांस या फिर हवा या एयर मौजूद होता है। वो जो मौजूद एयर होता है उसका वॉल्यूम कहलाता है अवशिष्ट या फिर रेसिडुअल वॉल्यूम। तो सांस छोड़ने के बाद आप लिख लेना, सांस छोड़ने के बाद बचा हुआ एयर कहां पर? फेफड़े में, लंग्स में, तो ये आपका रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाएगा। प्राणाधार आयतन, वाइटल वॉल्यूम, वाइटल वॉल्यूम क्या कहलाता है? वाइटल वॉल्यूम आपका है, इसी को जैव आयतन भी बोलते हैं, ठीक है। वाइटल वॉल्यूम को ही, प्राणाधार आयतन को ही जैव आयतन भी बोला जाता है। ये क्या होता है? ये होता है भाई कि आप वो अधिकतम मात्रा, गैस की या एयर की या ऑक्सीजन की, वो अधिकतम मात्रा जो आप बलपूर्वक या फिर अधिकतम मात्रा में इंस्पिरेशन कर रहे हो, मतलब निःश्वसन कर रहे हो, अंदर की ओर ले रहे हो, सांस ले रहे हो, तो वो अधिकतम मात्रा जो सांस में आप ले रहे हो, वो आप, और लेने के बाद क्या करोगे? डिस्चार्ज।
वो अधिकतम मात्रा जो आप सांस के रूप में लेते हो और फिर डिस्चार्ज कर देते हो। तो लेना बस नहीं आएगा ना इसमें, लेने के बाद जो डिस्चार्ज कर रहे हो वो वाला वैल्यू आएगा। लेने के बाद ले मान के चल रहे हो आप 1000 ml सांस के रूप में ले लिए, लेकिन डिस्चार्ज केवल 800 ml कर रहे हो, तो वो जो 800 ml रहेगा वो क्या कहलाता है आपका वाइटल वॉल्यूम कहलाता है। वाइटल तो बलपूर्वक सांस को अंदर की ओर लेना और फिर निष्कासित कर देना, तो जो मात्रा निकलती है वो आपका क्या कहलाता है, प्राणाधार आयतन कहलाता है। इसका दूसरा और एक रूप होता है, एक रूप और क्या होगा, ये तो मैं सांस लेने के रूप में बताया। दूसरा, आप बलपूर्वक सांस छोड़ दो, ऐसे करके सांस छोड़ दो। सांस छोड़ने के बाद पूरा आपका फेफड़ा खाली हो गया। अब जितने मात्रा में आपके अंतर्गत ऑक्सीजन जाएगा स्वतः ही जाएगा, आपको बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही जाएगा, क्योंकि बल आप खाली करने के लिए लगा चुके हो। जैसे ये बॉटल है, मान के चलो बॉटल को मैंने इसे बल लगाकर पचका दिया, तो अब ये स्वतः ही क्या होगा, ऐसे फूल जाएगा जैसे ही छोड़ूंगा। कुछ ऐसे एयर बॉटल आते हैं ना, जिसको दबाओ तो निकल जाती सारी हवा, जैसे छोड़ो वापस एयर आ जाता है। तो पूरा दबा कर जब मैंने एयर निकाल दिया और सामान्य रूप से ऑक्सीजन लूंगा, तो वो मात्रा क्या कहलाएगा, वो भी वाइटल कहलाएगा। तो दो डेफिनेशन हुए, ये तो बलपूर्वक आप सांस लो और फिर सामान्यता छोड़ो, तो जो निकलने वाली हवा होगी वो वाइटल वॉल्यूम कहलाएगी। या फिर आप बलपूर्वक हवा निकाल दो, सांस छोड़ दो और फिर हवा अंदर की ओर लो, तो वो लेने वाली हवा क्या कहलाएगी, वाइटल वॉल्यूम कहलाएगी। पूछा क्या था, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः शोषण मतलब इंस्पिरेशन के बाद निष्कासित की जाती। तो बोला ना अधिकतम, मतलब अधिकतम कब लोगे, जब आप बल लगाओगे ना सांस खींचने के लिए, वही बात बोल रहे। तो अधिकतम अंतः शोषण के बाद निष्कासित, तो अभी बताया था ये कौन से होती है, प्राणाधार आयतन होती है। एक्चुअल में आंसर यही होना चाहिए, लेकिन रेलवे के द्वारा लिया गया फेफड़े का आयतन आंसर था, जो कि नहीं होगा, क्योंकि फेफड़े का आयतन क्या होता है, इस जैव मतलब वाइटल वॉल्यूम, इस वाइटल वॉल्यूम प्लस इस रेसिडुअल वॉल्यूम का योग जो होता है ना, रेसिडुअल वॉल्यूम का जो योग होता है वो आपका फेफड़े का आयतन कहलाता है। क्योंकि किसी भी स्थिति में आपका फेफड़ा पूरी तरीके से खाली नहीं होगा, और कभी भी खाली नहीं होगा तो वो लंग वॉल्यूम में ही आता है। फेफड़े का आयतन या फेफड़े की कैपेसिटी, क्षमता बोलते हैं, उसमें वाइटल वॉल्यूम जितना आप सांस लो और बाहर छोड़ो, उसके बाद भी जो बच गया वो दोनों को जोड़ दो, तो ये कहलाता है आपका लंग वॉल्यूम। तो ये नहीं पूछा था, ये श्वसन के बाद निष्कासित की जा सकती, वो कहलाती है आपकी वाइटल वॉल्यूम, जो निष्कासित कर सकोगे, करने के बाद भी बच गया दोनों को जोड़ दोगे तब ये आता है। समझ में आया? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, बट रेलवे के एग्जाम में इसका आंसर क्या लिया था मैं बता देता हूं। रेलवे का प्रश्न था तो फेफड़े का आयतन लिया गया था। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बोल सकता हूं, या फिर आप कभी इस क्वेश्चन को देखो और उसका आंसर ये मिले तो आप वर्डिक्ट ना करो मेरे साथ, इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूं। तो जो एक्चुअल आंसर होगा वो प्राणाधार आयतन या वाइटल वॉल्यूम होगा। क्लियर हुआ मेरे ख्याल से? नहीं आया होगा तो इसको दोबारा और सुन लेना इस वाले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न, फेफड़ों में वायु के आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फेफड़ों में वायु के आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सिंपल सा प्रश्न था भाई, क्या बोलेंगे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एयर इन द लंग? तो भैया सिंपल सी बात है, जब आप सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो उसी ही ब्रीथिंग बोलते हो, और इस सांस लेने और छोड़ने के दौरान ही क्या हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है ना। पहले आप जब सांस लिए, इंस्पिरेशन किए, तो वायुमंडल से हवा फेफड़ों में गया, और जब आपने एक्सपीरेशन किया, सांस छोड़ा, तो फेफड़े से हवा वायुमंडल में गया। तो ये दोनों प्रोसेस किस में आता है? श्वासोच्छ्वास में आता है। ये विसरण, संचार, केशिका विभाजन कुछ नहीं है, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन रेस्पिरेशन नहीं होता, ब्रीथिंग होता है। क्या होता है? ब्रीथिंग होता है, ध्यान में रखना। और इस सब के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस, आप उसको जाकर ज्वाइन कर ले, वहां पर ये सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और जो वीडियोस को लगातार देख रहे हो लाइक जरूर करना, अगर आपको अच्छा लग रहा हो कमेंट करके जरूर बताना, अगर आप पसंद कर रहे हो तो। इससे मेरा मोटिवेशन लगातार बढ़ते रहता है कि हाँ बच्चों को अच्छा लग रहा सेशन, लगातार हम लोग लेकर इसके लिए फिर मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, पुराने वीडियो में क्या क्वेश्चन मैंने पूछे थे उसके मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूं, और उससे पहले देखता हूं कि आप लोगों ने कौन कौन से किस किस स्टूडेंट ने इसका जवाब दिया था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा था, तो ब्लड से संबंधित चीजों को हम लोग देखते हैं, उसके क्वेश्चन में कौन कौन से लोगों ने जवाब दिया है। ठीक है, ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। अच्छा, इकोकार्डियोग्राम नहीं होता, चलो ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी की बुक में 12th वाले में ये लिखा गया। ठीक है, चेंज कर लेना भाई अगर ये मिला है तो, क्योंकि मेरे में जिस मेंशन मैंने पढ़ा था उसमें पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ठीक है, 35 का बी राइट आंसर है। अस्थि मज्जा, बोन मैरो, बोन मैरो में क्या होता है आपका खून का डेवलपमेंट होता है।
हीमोफीलिया, रक्त की कमी को हीमोफीलिया बोलते हैं। मिथिलेश जी ने जवाब दिया है। भूपेन जी ने भी 35 को बोन मैरो बताया। हीमोफीलिया मीनू जी ने बताया। मीनू जी ने बोन मैरो भी बताया है। ठीक है, वेरी गुड। रेणु जी ने भी इसका जवाब दिया है 35 का। प्रियंका जी ने भी दिया है। मिथिलेश जी ने भी दिया है। महेश जी ने भी दिया है, महेश्वर नाम है शायद उनका। स्वाति जी ने भी बताया है। ठीक है, चांदनी जी ने भी बताया है। राम कुमार जी ने भी बताया। तो बहुत लोगों ने इसका आंसर दिया है। तो इस प्रकार से क्लास के साथ कोमल जी ने भी बताया। इन सब इसी सब क्लास के साथ आप ऐसे तरीके से जुड़ोगे तो अच्छा इंगेजमेंट लगता है। टीचर को भी पढ़ाने में उत्साह रहता है कि हाँ स्टूडेंट इसका जवाब दे रहे हैं, मतलब उनको लगातार क्लास के साथ जुड़े रहना है। तो क्लास का क्वेश्चंस का कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में फेफड़े कितने होते हैं? अब ये आप ही लोग बताइएगा। जब मैं बना रहा था तो कितना फेफड़ा बना रहा था, ये आप लोग ही बताइएगा। फेफड़े, ये जोड़ी की बात करनी कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं, जोड़ी की बात नहीं कर रहे, नंबर की बात कर रहे। तो हाउ मैनी लंग्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? तो 11 का आंसर आप लोग को बताना है। क्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? ठीक, अब ये तो गलत नहीं करोगे मेरे ख्याल से। आपके शरीर में भी कितने फेफड़े हैं आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, मैं पहले ही बोल दिया हूं, ये पेयर की बात नहीं कर रहा, नंबर की बात कर रहा है। चलो, श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा वायु को गर्म और नमी प्रदान करता है? अच्छा क्वेश्चन था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम वार्म्स एंड मॉइस्चर्स द एयर? ओके, नासिका, नोज, फेफड़े, श्वास नली, श्वसन नलिका। नीचे से बताते आता हूं, जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, श्वास नलिका, इसमें किसी भी प्रकार का आपका सांस का लेन देन का हिसाब किताब नहीं होता है। श्वास नली, ट्रैकिया में भले आपके गॉबलेट जो कोशिकाएं थी जो बलगम का निर्माण कर रही थी वो होती हैं, लेकिन उसके द्वारा ये कहीं पर भी आपकी नमी युक्त नहीं होती हैं। बच गया आपका फेफड़ा, लंग्स। लंग्स में नमी युक्त चीजें नहीं आती हैं। इसमें आप एयर लोगे और एयर को दोगे। ये नमी युक्त चीजें आपकी होती है ऑल्वेओली में, और ऑल्वेओली केवल ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ने के लिए नम रहता है। वो एयर को, मतलब जो बाहर निकलने वाली है एयर है, उसको नर्म नहीं करता, सॉरी नम नहीं करता, नमी युक्त प्रदान नहीं करता। तो नमी कहाँ प्रदान होता है? नासिका में, नोज में। आपको मैंने बोला यहाँ पर नोजल कैविटी होता है, नोजल कैविटी में म्यूकस पाया जाता है। वो म्यूकस क्या करता है, इसके साथ जो ऑक्सीश्वसन, हमारे शरीर में पूरा ऑक्सीश्वसन ही चलता, अनऑक्सी नहीं चलता। इसके साथ जो H2O आया है ना, इसको और ठंडा कर देता है और नमी युक्त कर देता है। इसलिए आप देखोगे ठंड के दिनों में आपके मुंह से अगर डिस्चार्ज करो हवा या ब्रीथ को, तो क्या दिखता है? ऐसे एयर पार्टिकल्स टाइप का उड़ते हुए दिखता है ना। साथ ही नाक में दिखता है, या सांस को ऐसे लगातार आपको उंगली को यहाँ पर नाक के सामने रखे रहोगे ना, तो अभी आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर क्या लग रहा है, थोड़ा सा नमी नमी महसूस हो रहा है। ठीक, तो ये नोज के कारण होता है। नोज में भी मैं आपको बता देता हूँ क्या, नोजल कैविटी के माध्यम से, जो आपका नासिका का पार्ट होता है उसके माध्यम से यहाँ पर होता है। जब लड़ाई वड़ाई होता है और पड़ जाता है तो यही फूट जाता है। ठीक है, तो नासिका इसका राइट आंसर होगा। 13, किस प्रक्रिया के द्वारा कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है? विच बाई प्रोसेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन सेल? श्वासोश्वास मतलब रेस्पिरेशन, ऑक्सीकरण, कोशिका विभाजन, पाचन। तो कोशिका विभाजन तो पहले ही नहीं आएगा, आपको दिख रहा था। पाचन पढ़ ही नहीं रहे हम लोग, तो आता ही नहीं। बचा रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग ब्रीथिंग बोलना चाहिए, श्वासोच्छ्वास बोल रहे हैं, तो ब्रीथिंग के दौरान होता है कि ऑक्सीकरण के कारण होता है? तो आंसर आएगा आपका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण नहीं देता, श्वसन देता तो आप श्वसन आंसर ले सकते थे। ऑक्सीकरण नहीं दिया और श्वसन दिया तो आप ऑक्सीकरण को, श्वसन को आप आंसर ले सकते थे। क्यों? क्योंकि श्वसन प्रक्रिया के दौरान ही ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। अगर श्वसन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो ऑक्सीकरण भी शरीर में नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए श्वसन को प्राथमिकता देना है। अगर दोनों हो तो श्वसन को प्राथमिकता दे सकते हो। ठीक है, तो किस प्रक्रिया के द्वारा कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है? बेसिकली आपका आंसर होगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। 4 ऑप्शन में श्वासोश्वास कुछ नहीं है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन ही है। हवा को लेना और फिर बाहर छोड़ना, यही होता है। इस हवा को लेने और बाहर छोड़ने के दौरान बीच में जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, जो कहलाता है श्वसन, ये कहलाता है ब्रीथिंग। तो ऑक्सीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है। बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज टूट पाएगा क्या? नहीं टूट पाएगा। तो ऑक्सीकरण राइट आंसर होगा। टूटता है और क्या करता है? एनर्जी उत्पन्न करता है। तो कोशिकाओं के अंदर श्वसन भी होती है, और पूछा जाता है ना, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बताओ श्वसन कहाँ होता है, कोशिकाओं के बाहर, कोशिकाओं के अंदर? तो कोशिकाओं के अंदर श्वसन होती है, रेस्पिरेशन होता है। कोशिकाओं के बाहर आपका ब्रीथिंग होता है, श्वासोच्छ्वास होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन दर किससे मापी जाती है? व्हाट इज यूज्ड टू मेजर रेस्पिरेटरी रेट? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पाइरोमीटर या थर्मामीटर? किससे मापा जाएगा? थर्मामीटर से ताप मापते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, बैरोमीटर से दाब मापते हैं। आंसर होगा आपका स्पाइरोमीटर। क्या होगा? स्पाइरोमीटर होता है। इसका एक और नाम होता है, याद रख लेना, स्पाइरोमीटर का एक और नाम होता है रेस्पिरोमीटर। क्या नाम होता है? रेस्पिरोमीटर। रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, तो रेस्पिरोमीटर भी याद रखना।
दो नाम इसके होते हैं, एक स्पायरोमीटर भी बोलते हैं, इसी को रेस्पिरोमीटर भी बोलते हैं। कई कई जगह पर आपको मिलेगा स्टेथोस्कोप, लेकिन स्टेथोस्कोप मुख्यतः आपके फेफड़े की या दिल की धड़कन को मापता है, ठीक है, लब डब की जो साउंड है वो सुनने में काम आता है। जो श्वसन दर है उसको इसी के माध्यम से मापते हैं, श्वसन दर, रेस्पिरेटरी रेट, इसके माध्यम से। पल्स रेट अलग चीज है, जो 72 पर मिनट होता है वो अलग चीज है, वो हृदय के धड़कने की गति है। अगला है, जब श्वसन नली में किसी कारण अवरोध हो जाता है तब कौन सा रोग होता है? व्हेन देयर इज ब्लॉकेज इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्यू टू सम रीजन विच डिसीज ऑकर्स। अस्थमा, मलेरिया, हृदय रोग, यकृत। डिसीज वाला चैप्टर आप लोगों ने अगर क्लास में पढ़ा होगा, जो स्टूडेंट्स है उसका आंसर आसानी से बता पाएंगे। मलेरिया तो प्लीहा या स्प्लीन को अफेक्ट करता है, तो ये तो होगा नहीं। हृदय रोग, ये हृदय हार्ट वाले चैम्बर में होगा, श्वसन वाले में होगा नहीं। यकृत, यकृत से संबंधित होगा, तो आंसर क्या होगा? अस्थमा। ये एलर्जी से रिलेटेड बीमारी है। क्या? एलर्जी से रिलेटेड बीमारी, अस्थमा, ये दमा, जो भी बोलो। और ये क्या करती है? श्वास नली के रुकने पर, श्वास नली में क्या होता है? प्रभावित होता है, श्वास नली, ट्रैकिया आपका प्रभावित होता है, सांस अच्छे से नहीं ले पाते इसमें। सेम डिप्थीरिया भी होता है, तो भी श्वास नली आपका प्रभावित होता है, डिप्थीरिया। क्या? डिप्थीरिया। तो ये आपका क्या बोलना चाहिए कि डिप्थीरिया जो है वो भी ये श्वास नली को अफेक्ट करते हैं, ये बोलना चाह रहा था बेसिकली। चलो अगला प्रश्न, जीवाणुओं में श्वसन स्थल क्या होता है? द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज एपिसोम, मिसोसोम, माइक्रोसोम या राइबोसोम। राइबोसोम तो खुद एक जीवाणु होता है, ठीक है, राइबोसोम। चलो इसका जो राइट आंसर होता है आपका क्या होता है? मिसोसोम होता है। क्या होता है? मिसोसोम। मिसोसोम। जीवाणुओं के अलग अलग भाग होते हैं, एक तो ये यूनिसेलुलर होता है, सबसे पहली बात यूनिसेलुलर है ना, तो उसके अंतर्गत भी कुछ कुछ पार्ट होते हैं। उस पार्ट में से जो इसका मिसोसोम वाला पार्ट होता है, मिसोसोम वाला, वो क्या करता है? श्वसन करता है, रेस्पिरेशन करता है। तो रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में क्या होता है? मिसोसोम में होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। अगला है, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमंस आर, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स फाउंड इन ह्यूमंस आर क्लोरोफिल, मेलेनिन, रोडोप्सिन या हीमोग्लोबिन। श्वसन बोल दिया तो एक ही चीज आएगा सीधा सीधा, हीमोग्लोबिन। ये रेस्पिरेशन का पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, इसी के कारण आपका खून आरबीसी जो होता है लाल होता है। आरबीसी का रंग किसके कारण लाल है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल है। इसमें क्या पाया जाता है? आपका आयरन पाया जाता है, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था। मेलेनिन को बताना, आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये मेलेनिन आपके शरीर में के क्या चीज को बनाता है या क्या चीज को दर्शाता है? मेलेनिन, मेलेनिन आपके शरीर के क्या चीज को दर्शाता है? कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। एक 12 का भी मैंने पूछा था, कितने फेफड़े पाए जाते हैं ये बताना, एक ही है बताना। अगला है 18, नाड़ी की धड़कन किस खाली स्थान से मापी जाती है? मतलब पल्स बीट इज मेजर्ड बाई नर्व से, कैपिलरी से, वेन से या धमनी मतलब आर्टरी से। तो भैया तंत्रिका से मापोगे, केशिका, केशिका कैपिलरी जो सबसे छोटी यूनिट होती है खून को आपके हर मसल में पहुंचाने का, सीरा वेन जिसमें अशुद्ध खून बहता है आपका, इम्प्योर ब्लड, आर्टरी प्योर ब्लड बहता है। तो किसके माध्यम से मापते हैं? तो आंसर डी आपका करेक्ट होगा, धमनी के माध्यम से मापा जाता है। किसमें? नाड़ी की जो धड़कन है वो धमनी के माध्यम से मापा जाता है। किसके माध्यम से मापा जाएगा? धमनी के माध्यम से मापा जाता है भैया। तो ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। और अभी बता रहा था कितना होता है? 72 प्रति मिनट होता है, 72 प्रति मिनट धड़कता है। कभी कभी इसको 60 से 100 के बीच में भी बोल दिया जाता है, कभी कभी इसको 70 से 80 के बीच में भी बोला जाता है। सामान्यतः ये रेंज आना चाहिए। अगर ये रेंज नहीं दिख रहा तो ऑप्शन में ये रेंज ले सकते हो। और ऐसे उटपटांग वाले जो रेंज है ना, रेलवे ही लेता है अधिकतर केस में। तो 70 से 80 बेस्ट है, और उससे वास्ट अगर गया तो या वाइडली लिया गया उसके रेंज को तो 60 से 100। अगला है, हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती है भैया? Our lungs have cells 100 million, 200, 300, 400। सीधा आंसर 300। 300 मिलियन होती है आपके फेफड़ों में, 300 मिलियन होते हैं कोशिकाएं। कैसे हो जाएंगी? आप देख रहे हो ट्रैकिया से क्या आ रहे? ब्रोंकाई आ रहे हैं, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स बन रहे, ब्रोंकियोल से आप छोटे छोटे क्या देख रहे थे? वायु कोश, जिसको ऑल्वियोली बोल रहे हैं। तो सब के अंदर का छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। तो नंबर ऑफ 3 मिलियन कोशिकाएं होती हैं फेफड़े के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कूट बनाएगा ना, कूट वाला क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था, बताऊंगा कैसे बनेंगे। ऐसे बनेंगे, बोलेगा श्वसन तंत्र का के बारे में निम्नलिखित में से, या फेफड़े के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, या फेफड़े के बारे में निम्नलिखित को बताइए। ऐसे करके प्रश्न बनाएगा। पहला आपको दे देगा स्टेटमेंट में, पहला स्टेटमेंट दे देगा कि श्वसन जो फेफड़ा है,
फेफड़ा जो होता है वो श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग है। दूसरा दे देगा फेफड़े में 400 मिलियन सेल्स पाए जाते हैं। तीसरा दे देगा फेफड़े आपके शरीर में एक जोड़ी में पाए जाते हैं, ये दे देगा। चौथा आपको दे देगा कि बताइए फेफड़ा जो होता है इसकी कैपेसिटी वायु को लेने की, मतलब आप इंस्पिरेशन करने की जो कैपेसिटी होती है वो टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है वो आपकी 6000 ml होती है। बताओ इन चारों में से कौन सा रॉन्ग है बोल देगा, इन चारों में से कौन सा रॉन्ग है बोलेगा आपको, तो कौन सा रॉन्ग है? श्वसन का प्रमुख अंग क्या है आपका? फेफड़ा ही तो है, फेफड़ा ही नहीं तो आपके किसी अंग का कोई अस्तित्व नहीं है। 400 होता है क्या? नहीं होता, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि 300 मिलियन होता है। 1 क्या दिया है आपको? एक जोड़ी में पाया जाता है, आप लोग बताइएगा होता है कि नहीं होता। और फेफड़े 6000 ml, 6000 ml क्या रखता है अपने शरीर के अंतर्गत? वायु को, एयर को रख सकता है एक बार में, इसकी सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है। सर अभी आपने 500 ml बताए थे, सामान्य है, सामान्य रूप से अभी हम लोग हंस खेल बोल रहे हैं ना, तो इतना ही हम लोग लेते हैं। लेकिन आप प्राणायाम करने लगो, ज़्यादा डीप सेशन करने लगो, मेडिटेशन करने लगो, तो ये जब सांस आप बहुत अधिक खींचने लगोगे, लगातार आपका प्रयास रहेगा, तो 6000 ml मतलब 6 लीटर तक, 5 से 6 लीटर तक सांस अपने अंदर आप ले सकते हो। आज की डेट में ये रामदेव बाबा 6000 ml एक साथ ले लेते हैं, हमारा ये है, ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो ऐसे कुट वाले क्वेश्चन आएंगे, क्या है यार, जो सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन है वही बना देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, सही जोड़ी का मिलान करो। इधर दिया हेपेटाइटिस, इधर दिया ब्रोंकाइटिस, आयराइटिस या गैस्ट्राइटिस, ठीक है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन से संबंधित, लीवर का संक्रमण से संबंधित, पेट की सूजन, आंख के सूजन। आंख का दिख रहा था तो सीधा आयरिस आंख में पाया जाता है, तो ये तीसरा सी का तो 4 पहले ही दिख रहा था, इसमें दिख रहा है आयराइटिस, आयराइटिस, ठीक है। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई वाला आपके श्वसन में होता है, तो श्वसन वाला कहीं पर दिख रहा है क्या? पेट दिखा, पेट में नहीं जाता, लीवर में नहीं जाता। श्लेष्मा, श्लेष्मा मैंने बताया था म्यूकस, म्यूकस कहाँ है आपकी? इसमें नाक वाले एरिया में पाया जाता है ना, तो ये बोल सकते हो ब्रोंकाइटिस बोल सकते हो, तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन से संबंधित है। देन है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस हेपेटिक जो आपका सेल होता है लीवर में पाया जाता है, तो ए का 2 आ जाएगा आपका, बी का 1 आ गया, सी का 4 था, तो आंसर यही हो जाएगा आपका डी का गैस्ट्राइटिस, पेट की सूजन। गैस्ट्रिक जूस कहाँ बन रहा? पेट में, तो पेट की सूजन है गैस्ट्राइटिस, आंख की सूजन है आयराइटिस, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन से संबंधित है ब्रोंकाइटिस, और लीवर का संक्रमण से संबंधित है आपका हेपेटाइटिस। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना सारी बीमारियों के नाम। आपके इस रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित ये ब्रोंकाइटिस है, बाकी आपके पेयरिंग के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है? आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्सहेल्ड ब्रीथ कंटेन्स हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर वेपर या नाइट्रोजन। तो भैया मैंने आपको बताया था CO2 निकलता है, टूटता है, ग्लूकोज टूटता है तो CO2 और H2O तो निकलता आपका बनता है, तो ये तो बाहर निकलेगा ही। तो आप आंसर यहाँ पर वाटर वेपर मार सकते थे कि सर जल बन रहा, निकल रहा, बोल रहे नम भी होती हवा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन भी दिया है, और इन सबसे ज्यादा मात्रा में जो निकलता है ना 78% हमारे शरीर से वो निकलता है नाइट्रोजन, इसलिए आपका राइट आंसर नाइट्रोजन होगा, ना कि जलवाष्प। होता निकलता दोनों है, निकलेगा दोनों, सांस छोड़ते समय जलवाष्प भी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, आपका नाइट्रोजन भी निकलेगा, लेकिन 78% आपका नाइट्रोजन निकलता है। आपका जो वापस आप जब सांस छोड़ते हो तो 17% तक ऑक्सीजन भी वापस निकल जाता है, और आपका जो 4% तक है वो आपका CO2 निकलता है, और थोड़े बहुत परसेंटेज में आपकी ये निकलते हैं क्या? H2O एंड अदर गैसेस जो जाए रहती हैं शरीर के अंतर्गत। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में, तो आपको नाइट्रोजन को आंसर लेना है, ना कि जलवाष्प को। तो ये आपके माइंड से खेलता है एग्जामिनर, तो ध्यान में रखना, ये बता दिया मैं। और सांस लेते समय 78% सांस लेते समय आपका नाइट्रोजन रहेगा, वो पूरा निकल जाता है। 21% आप सांस लेते समय ऑक्सीजन लेते हो, ये लिख लेना ना, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। CO2 कितना रहता है? तो 0.003 रहता है, इतना परसेंट रहता है। बाकी क्या है सर? बाकी और प्रकार के आपके जो भी एटमॉस्फेयर में मौजूद जलवाष्प हो गया, या फिर देखना कभी कभी पहाड़ी इलाके में जाओ तो ठंडापना क्यों महसूस होता है? जलवाष्प है ना एयर में, वहां पर ज्यादा मात्रा में, ह्यूमिडिटी ज्यादा मात्रा में, वो भी आपके साथ जा रही है, धूल के कण आपके सांस के साथ जा रहे हैं अंदर, ठीक है, और अदर गैसेस जो मिला हुआ है आसपास प्रकृति में विद्यमान है वो सब जा रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना। तो लास्ट में लिखाया हो ना 78, 21, 0.003, ये आपके सांस लेने के समय उसका कंपोजिशन है, और छोड़ने के समय का ये कंपोजिशन है। ये 4 क्या है? CO2, ये 17 क्या है? O2, ये क्या है? N। तो नाइट्रोजन आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है? विच लाइफ प्रोसेस कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी।
तो मोमेंटम, संचालन, पोषण, न्यूट्रिशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, उत्सर्जन, एक्सर्शन। तो क्या होता है? संचालन मोमेंटम तो होगा नहीं भैया। पोषण, पोषण में तो आप खाना लेते हो, ऊर्जा ऊर्जा थोड़ी ना बदलती है। ऊर्जा बदलती है, बिल्कुल बदलती है, रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में। लेकिन खाने के बाद जो न्यूट्रिशन है वो टोटल तुरंत नहीं बदलते, वो पहले स्टोर होते हैं आपके शरीर में, और जब आप सांस लेते हो ना तब बदलते हैं। तो रेस्पिरेशन आपका राइट आंसर होगा। रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन जाता है, देन वो न्यूट्रिशंस को तोड़ता है, तब आपकी रासायनिक ऊर्जा, यहां से जो रासायनिक ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो रेस्पिरेशन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो अगर कंफ्यूजन होता कि सर पोषण आ सकता है करके, तो बता दे रहा हूं क्यों नहीं आएगा। इसमें आप पहले खाना अंदर ले जाते हो शरीर के अंदर, पचता कब? जब आप सांस लेते हो, श्वसन करते हो। अगला है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविक का विघटन कहाँ होता है? वेयर डज इट द ब्रेक डाउन, वेयर डज होना चाहिए वो, वेयर डज द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग एनर्जी टेक प्लेस? पेनक्रियाज में, लीवर में, माइटोकॉन्ड्रिया में, नाभिक में। तो पायरुवेटिक का या पायरुविक एसिड का कहाँ होता है? तो सबसे पहले बताया था ये सेल होता है, सेल के अंतर्गत जो साइटोप्लाज्मा होता है, इसी साइटोप्लाज्मा में आपका जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये वापस माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत जाता है और ये टूटता है फिर। ठीक है, तो ग्लूकोज का विघटन आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन कन्वर्ट कहाँ होता है? पायरुविक एसिड के रूप में ये साइटोप्लाज्मा में होता है। तो कन्वर्ट पूछा था क्या? नहीं पूछा था, विघटन पूछा है। टूटता है, ब्रेक डाउन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन होता है। और 3 प्रकार मैंने बताए थे, ऑक्सीशोषण होगा तो CO2 H2O में टूटेगा, एनर्जी रिलीज होगी। अनऑक्सीशोषण होगा तो अल्कोहल में टूटेगा, एनर्जी थोड़ी मात्रा में रिलीज होगी। और जब एक होता है अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, तो लैक्टिक एसिड में टूटता है, मांसपेशियों में जम जाता है। तो ये 3 पार्ट में टूटेगा आपका पाइरुविक एसिड। और ये क्या है? ग्लूकोज का ही अपघटित रूप होता है। अपघटित या कन्वर्टेड, परिवर्तित रूप होता है। परिवर्तन साइटोप्लाज्मा में होता है, लेकिन टूटता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए यही एनर्जी टूट रहा है और यही स्टोर हो जा रहा है एटीपी के फॉर्म में। इसलिए तो क्या बोलते हैं इसको? पावर हाउस ऑफ सेल, ऊर्जा गृह किसका? सेल का। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है? ड्यूरिंग एनर्जी प्रोडक्शन व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अवर, लैक ऑफ ऑक्सीजन बोल रहे मतलब कमी है हमारे शरीर में, कमी है, अनुपस्थित नहीं बोल रहे, कमी है बोल रहे। इन अवर मसल सेल्स the 6 carbon molecules get converted into a 3, जस्ट आधे नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, into 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो जो 6 अणु कार्बन उपस्थित रहते हैं वो 3 अणुओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। कब? जब कार्बन की कमी हो जाती है तब। लैक ऑफ कार्बन, कार्बन बोला, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन जो होता है 6 से कितना हो जाएगा? 3 में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान में रखना, आधा हो जाएगा जस्ट। अगला प्रश्न, सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स प्रश्वसन और निश्वासन, कोशिका श्वसन और किन्वन, स्फीति और विस्तारण, अनुगम और निगमन, अनुगमन और निगमन होना चाहिए। इंग्लिश में इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन, इन्फ्लेशन एंड एक्सपेंशन, इंडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। जब भी आप ब्रीथिंग के बारे में पढ़ो ना तो इसके नाम को निश्वसन या उसी को अंतः श्वसन बोलते हैं, और दूसरा होता है निःश्वसन। देखो हिंदी में ही पढ़ना है तो ये वाला नाम होता है निःश्वसन। कुछ चीजों को इंग्लिश में याद कराता हूं मैं जानबूझ के, क्योंकि ये थोड़ा मिलता जुलता रहता है। इसी को अंतः श्वसन बोला जाता है। अंतः मतलब अंदर लोगे आप, तो अंतः श्वसन दिखे तो आप पता चल जाएगा भैया अंदर ले। निःश्वसन मतलब बाहर कर रहे हैं, लेकिन निःश्वसन और निःश्वसन लिखे ना तो कंफ्यूजन होता है। ये निःश्वसन का मतलब होता है इंस्पिरेशन और ये निह का मतलब होता है एक्सपीरेशन। तो इसलिए ना हिंदी नामों में कभी मत जाना, आप इंग्लिश नाम में जाना जब ब्रीथिंग की बात आए। ब्रीथिंग में 2 प्रोसेस होते हैं, एक इंस्पिरेशन का और एक एक्सपीरेशन का। इंस्पिरेशन निःश्वसन या अंतः श्वसन में आप सांस अंदर लेते हो, आपके शरीर के अंतर्गत जाता है, फेफड़ों से के वो ओलेवली में जाता है, वहां से ऑक्सीजन, वो नमी युक्त जगह होता है ओलेवली, वहां से हीमोग्लोबिन में कौन ऑक्सीजन चिपकता है और फिर ट्रेवल करके कोशिकाओं में जाता है, वहां छोड़ेगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाएगा और फिर वापस ओलेवली में लाकर छोड़ेगा। ओलेवली से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से आपके इस नोजल कैविटी, नोजल कैविटी से इस नासा छिद्र के माध्यम से बाहर जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो पहला प्रोसेस जब ऑक्सीजन छोड़ेगा तब तक इंस्पिरेशन, और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से लेकर फेफड़े तक लाएगा तो एक्सपिरेशन। तो O2 कहां छोड़ रहा है? वो सेल में। तो पहला प्रक्रिया इंस्पिरेशन कहलाता है, दूसरा प्रक्रिया एक्सपिरेशन कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो सांस लेने की प्रक्रिया में होता है, ब्रीथिंग में, सांस लेना मतलब ब्रीथिंग, श्वसन रेस्पिरेशन। अगला,
सही जोड़ी का मिलान करना भैया। इधर एनिमल दे दिया गया है और उधर आपको पूछ रहा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। स्तनधारी जंतु मैमल्स लाइक, हम लोग कीट, कीड़े मकोड़े, चींटी आपका, और क्या क्या पढ़ाया था, चींटी पढ़ाया था, मकड़ी पढ़ाया था, और कुछ कुछ और भी कीड़े पढ़ाए थे। इसी के अंतर्गत मैंने आपको, अरे क्या नाम है उसका यार, झींगा पढ़ाया था, साथ में बिच्छू पढ़ाया था, जो क्लास वाले उनको मालूम होगा, बिच्छू पढ़ाया था, और मच्छर भी पढ़ाया था। ये सारी इसी में आते हैं, कीट वाले में। जलीय जीव जितने भी पानी में रहते हैं वो सब, और भूमि के अंदर के मेढक। तो भूमि के अंदर लिखना है ना इसको, अंदर, ये अर लिख दिया है, अंदर मेढक, भूमि के अंदर के मेढक। तो स्तनधारू मैमल्स, मैमल्स कहाँ से करते हैं हम लोग किसमें से लेते हैं भैया, फेफड़े से। तो ए का 2 आना चाहिए, ए का 2 कहाँ है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। आपको आंसर भी कैसे टिक करने बता रहा हूँ, ऐसे लाइन खींच लिया करो ताकि आपको मालूम चले कि हाँ ये दोनों में बस है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब फिर कीट, कीट जो होते हैं, कीड़े जो होते हैं, इसमें केवल ट्रैकिया पाया जाता है, केवल क्या पाया जाता है, ट्रैकिया। तो बी का 1, अच्छा यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, चलो ठीक है। देन है जली जीव, जली जीव का तो एकदम मालूम है भैया, केवल और केवल क्लोम या फिर गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं। तो सी का 3 इसमें था, तो ये इसमें मौजूद नहीं है, 4 है, तो ये भी हट गया, आंसर आपका ए हो जाएगा। डी को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मेढक भूमि के अंदर किससे ले रहा आपको नहीं मालूम था, तो मैं बता देता हूँ। जब ये भूमि के अंदर रहता है तो त्वचा के माध्यम से लेता है, और जब ये भूमि के बाहर आता है तब ये फेफड़े के माध्यम से लेता है, लंग्स के माध्यम से। याद रखना, कहाँ, भूमि के अंतर्गत स्किन के माध्यम से, और भूमि के माध्यम बाहर फेफड़े के माध्यम से लेता है, ध्यान में रखना। क्लियर। तो ये 4 थे, इंपॉर्टेंट है, चारों की चारों पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न फिर से बोल रहा हूं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ध्यान में रखना। और आप अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं प्रयोगशाला परिचारक का, अभी भी समय है, कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। और साथ में आप टेस्ट सीरीज भी दिलाओ, टेस्ट सीरीज दिलाते चलो। मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ, ये आपके लिए ही है, मैं मेहनत इतना कर रहा हूँ आपके लिए ही है, लेकिन आपकी जवाबदारी बनती है कि इन क्लास के बाद, इतने पढ़ने के बाद आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज दिलाएं। टेस्ट सीरीज दिलाने से जो गलतियां आप एग्जाम में करने वाले हो ना, वो आप घर बैठे सीख पाओगे कि हाँ ये गलती मेरे से हो सकती थी। कहीं पर नहीं दिया है, नहीं को अंडरलाइन करना सीखोगे आप, नहीं को समझना सीखोगे। अच्छा नहीं बोला था, मैं हाँ वाला आंसर दे दिया था टेस्ट सीरीज में, ये चीज मुझे एग्जाम में नहीं करना है। तो एग्जाम में तो पेन पेपर वाला होता है, आप नहीं को अंडरलाइन कर लो, सर्कल कर लो कि नहीं पूछा भैया तो गलत आंसर देना है मुझे, गलत पूछा तो गलत ही आंसर बताना है। लिख देते हैं उन लोग, गलत नहीं बोलता, सही नहीं है बोला तो सही नहीं का मतलब क्या, गलत बताना है आपको। तो ऐसी चीजों को समझोगे जब आप टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा दिलाओगे, और जो कंफ्यूजन वाली चीजें होती हैं वो भी टेस्ट सीरीज दिलाते दिलाते दूर हो जाती। तो टेस्ट सीरीज जरूर दिलाइएगा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा टेस्ट सीरीज दिलाओ, नंबर ऑफ एमसीक्यू करो। चलो अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है, मतलब कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा चीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंड्स, मतलब जुड़ना, विथ O2 द प्रोवाइड एनर्जी इन आवर बॉडी। अच्छा ऊर्जा रिलीज करने के लिए किससे जुड़ता है, ग्लाइकोजन से, फैटी एसिड से, एमिनो एसिड से, ग्लूकोज से, किससे, तो ग्लाइकोजन तो लास्ट में आता है यूज में, जब आप भूखे रहते हो तब आता है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन आकर जुड़ता है और हमें एनर्जी देता है। कितना देता है, 38 ATP देता है। मैं बार बार इसका नाम ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट में मैंने पढ़ाया है स्टूडेंट्स लोग को, सिंपल से इसका फॉर्मूला था CH2O। ये ग्लूकोज का कॉमन फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, और N जो होता है वो 6 से शुरू होता है, तब आपका पहले ग्लूकोज बनता है, देन और नंबर बढ़ाओगे तो आपका गैलेक्टोज बन जाएगा, माल्टोज बन जाएगा, सुक्रोज बन जाएगा, फ्रक्टोज बन जाएगा, लैक्टोज बन जाएगा, ग्लाइकोजन बन जाएगा। जो ग्लाइकोजन इससे पहले पढ़े ना, ग्लूकोज ही स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे शरीर में, स्टार्च के फॉर्म में हो सकता है, सेल्यूलोज बनते हैं, काइटिन बनते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला तो यही होता है, और यही बार बार पूछा जाता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, क्या है, क्या है। अगला, श्वसन दर का नियंत्रण किस मस्तिष्कीय भाग द्वारा किया जाता है, विच ब्रेन पार्ट कंट्रोल्स द रेस्पिरेटरी रेट, प्रमस्तिष्क जिसको सेरिब्रम बोलते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा जिसको सेम ही नाम है, सेरिबेलम का वही नाम होता है, थैलेमस का वही नाम होता है। ब्रेन के बारे में सिंपल सा चीज है, ये आपको दर्द का, सर्दी गर्मी का एहसास करता है बाहरी रूप से। सेरिबेलम आपके कंकाल पेशियों का पुराना ये रेगुलेशन करता है, सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लिंगेटा ये जो होता है आपके मस्तिष्क के श्वसन दर को नियंत्रित करता है, कौन, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मेडुला ऑब्लिंगेटा। एंड एक और नाम याद रखना, पॉन्स, कौन सा नाम याद रखोगे, पॉन्स। ये पॉन्स जो होता है गहरी सांस को प्रभावित करता है, आप गहरा सांस ले पाओगे, सांस को रोक के रख पाओगे, ये काम में आते हैं पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा। देन प्रमस्तिष्क बता देता हूँ, सेरिब्रम, आप पढ़ रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, लिख रहे हो,
ये सब काम करता है आपका प्रमस्तिष्क, सामने का भाग। 80% भाग होता है मस्तिष्क का ये। जब ब्रेन पढ़ेंगे तो और देखेंगे इसको। चलो ठीक है, अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में रहते हैं। तो इसमें क्या होगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है जो श्वसन को नियंत्रण करता है आपका। और ये जो ब्रीथिंग होता है ना, ब्रीथिंग, सांस लेना छोड़ना, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ये मैकेनिकल प्रोसेस है, यांत्रिक क्रिया है। इसको आप रेगुलेट कर पाते हो। आप सांस लेना चाहो तो ले सकते हो, रोकना चाहो तो रोक सकते हो। लेकिन जो श्वसन होता है ना, वो आपका यांत्रिक प्रक्रिया नहीं होता, वो जैव रासायनिक प्रक्रिया होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। मतलब आपने सांस लिया तो आप चाहो या ना चाहो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा ही तोड़ेगा, एनर्जी देगा ही देगा। तो केमिकल प्रोसेस होता है। अगला और लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, श्वसन के दौरान डायफ्राम की स्थिति कैसी होती है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? सिकुड़ी हुई अवस्था में, सामान्य, फैली हुई, निष्क्रिय। तो आपको लगेगा सर ये तो सिकुड़ी हुई और फैली हुई दोनों अवस्थाओं में होती है। तो ये जब श्वसन का मतलब आप समझिएगा, एग्जामिनर ऐसे खेलता है आपके साथ, आपके दिमाग के साथ। श्वसन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन। जब आप सांस लेते हो ना तब रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, जब आप सांस छोड़ते हो ना तो रेस्पिरेशन समाप्त हो चुका होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दौरान ये सिकुड़ी हुई अवस्था में रहती है, इसलिए आपका लंग्स आपके द्वारा लिए गए एयर को रख पाता है। और जैसे ही रेस्पिरेशन समाप्त, सांस बाहर आने लगता है तो डायफ्राम फूल जाता है, शिथिल हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। तो ये कब आएगा? एक्सपीरेशन में। एक्सपीरेशन हमको पूछा है श्वसन, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कब होता है? मैंने बताया इंस्पिरेशन के दौरान। तो आपका राइट आंसर होगा सिकुड़ी हुई अवस्था में, कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 30 क्वेश्चन थे आपसे रेस्पिरेशन से संबंधित। अगर आपको अच्छे लगे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, लगातार ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, पैरेलली आपकी चल रही है। एक तरफ आपके एनटीपीसी की क्लासेस चल रही है, एक तरफ इसकी चल रही है। दोनों के स्टूडेंट्स दोनों प्रकार के एमसीक्यू को देख सकते हो। ठीक है, और लाइक ज्यादा से ज्यादा करना, लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका जवाब जरूर देना। धन्यवाद।